हिंदी कवि राजेश जोशी कहते हैं, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, काफिर करार के दे दिए जाएंगे, गोलियां भून डालेंगी उन्हें। जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है निहत्ता और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मयंक, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। मेरे साथ नीरज झा है, पॉलिटिक्स के संपादक हैं, और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान हैं दारा फारूकी। दारा फारूकी जो है पटकथा लेखक यानी कि स्क्रीन प्ले राइटर हैं, फिल्में लिखते हैं, बेउनिश्किया जैसी फिल्मों का स्क्रीन प्ले किया है, बहुत सारा काम अभी भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो निजी तौर पे परिचय है वो दारा फारूकी का दारा भाई के तौर पे है, क्योंकि लगातार वो आवाज उठाते रहते हैं हमारे आसपास उस जुल्म के खिलाफ जो हम देख रहे हैं। और नाम से मुतासिर होकर ये मत सोचिएगा कि केवल माइनॉरिटीज पे होने वाले जुल्म के खिलाफ ये आवाज उठती है। दारा फारूकी की आवाज कभी आपको अल्पसंख्यकों के खिलाफ होते जुल्म पर सुनाई देगी, कभी LGBTQI पर, कभी औरतों पर, कभी दलितों पर। यानी कि शोषण को शोषण कहना, जैसा कि हमने कहा, सच जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। और अभी हाल ही में एक वायरल वीडियो शेयर करने के, जो मुजफ्फरनगर में उस बच्चे का है जिसको स्कूल में जो है बाकी और बच्चों से पिटवाया गया, उसको शेयर करने के बाद एक ईमेल आती है दारा फारूकी के पास। उस ईमेल में कुछ लिखा हुआ है, उसकी एक झलकी आपको हम दिखा देते हैं। वो ईमेल कह रही है कि चूंकि ट्विटर जो है एक बहुत पारदर्शी प्लेटफॉर्म है, इसलिए वो आपको बता रहा है कि भाई आपने कुछ ट्वीट किया है, इसलिए भारत सरकार की ओर से हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि आपका जो अकाउंट है उसको रिमूव कर दिया जाए। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ट्विटर अकाउंट की बात आ रही है। लीगल रिमूवल डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग योर ट्विटर अकाउंट। और उसमें एक ट्वीट मेंशन की गई। दिलचस्प बात यह है कि वो ट्वीट हाल के मामले पर भी नहीं है जिस मामले की हमने बात की, लेकिन उसके बाद वो नोटिस आता है और ट्विटर कहता है इसमें कि हम जो है भारत सरकार के आगे बेबस हैं, क्योंकि उसके कुछ कानून हैं, और इसलिए जो है हम ये ईमेल आपको भेज रहे हैं, क्योंकि हम दरअसल ट्रांसपेरेंट है। चूंकि ट्विटर ट्रांसपेरेंट है तो आपको बता के आपका अकाउंट रिमूव करेगा। वो भारत सरकार से ये नहीं पूछेगा कि ये रिक्वेस्ट क्यों की जा रही है। पारदर्शिता के नए आयाम हैं। नीरज हमारे साथ हैं, दारा भाई हमारे साथ है। दारा भाई, ये ईमेल सबसे पहले, ये ईमेल दरअसल आपको मिली कब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ तो? मिली तो शायद उन लोगों ने भेज तो 2:30 बजे के आसपास दी थी, 10 घंटे हो गए। मैंने 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास पढ़ी, और तब मुझे थोड़ी देर तो यकीन भी नहीं हुआ। मैंने कहा ये क्या बात हो रही है, क्योंकि भाई जो मैंने ट्वीट लिखा था वो तो राहुल गांधी को एड्रेस कर रहा था। मैं राहुल गांधी को बोल रहा था कि भाई आप जाके उस बच्चे से मिलिए या उसको घर बुलाइए, उससे बात कीजिए, उसको बताइए कि हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं, अभी बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो कि उसको पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसको दिलासे की जरूरत है। और इसी दिलासे की जरूरत 20 करोड़ मुसलमानों को भी है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो अभी मुसलमानों के लिए नरक बन गया। और जो कि सच्ची बात है, फैक्ट बात है, इसमें कोई अब कुछ ढकी छुपी कोई राज की बात नहीं है ऐसी कि आप छुपाई जाए। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात थी वो इसमें ये थी कि जैसे नॉर्थ कोरिया में जिस तरह के कानून हैं और जिस तरह से चीजों को, और क्योंकि हमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना नॉर्थ कोरिया के, नॉर्थ कोरिया तो इस तरह का देश है और फना तरह की वहां पे रोक टोक है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि एक तो पहले भाई हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें ऑप्रेस करेंगे, उसके बाद जब चीखें निकलेंगी तुम्हारी, पहले हम तुम्हारी चीखें सुनना चाहते हैं कि सुनाओ हमें तुम्हें। पर जैसे ही वो चीख ऐसी हो जाएगी कि वो दुनिया में सुनी जाने लगे, तो उस चीख के अंदर आपके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाएगा, जिसको कि इस वक्त वो कानूनन तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर का जो गैग इफेक्ट है, ट्विटर जो गैग कर रहा है अभी हमारी आवाजों को, वो एक्चुअली हमारी आवाजों को वो गैग नहीं कर रहा है, वो हमारी चीखों को गैग कर रहा है। और ये बहुत जरूरी बात है समझनी इसके अंदर, कि हम अब उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे कि शौकिया तौर पे हमारी चीखों की रिकॉर्डिंग की जाती है, और जब वो जैसे ही वो उस पॉइंट पे पहुंचती है कि वो एक
सर्कल से बाहर, एक सरहद से बाहर जाने लगे, उनको दबा दिया जाता है, उनको कुचल दिया जाता है। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बात को थोड़ा सा जाहिरा किया जाए, दुनिया को बताया जाए, और फिर इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं शायद कि भाई चीखों को तो मत रोको कम से कम। जी, फिल्मों से आप जुड़े हुए हैं, फिल्मी जगत को आप देखते हैं, और जो हमने माहौल देखा बीते 8-9-10 सालों में, जब से बीजेपी की सरकार आई थी सत्ता में, फिल्मों का एक पूरा फॉर्मेट बदल गया, फिल्मों की जो भाषा है वो बदल गई, फिल्में भी नफरत की पैरोकारी करने लगी। इसके अलावा हमने देखा कि टीवी न्यूज मीडिया की बात करें या सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, जो कि आलोचना करता था सरकारों की, जो भी सवाल उठाता था, सवाल पूछता था, उन तमाम सवाल उठाने वालों को दबाया गया, प्रताड़ित किया गया, नौकरियों से निकाला गया टीवी न्यूज में रहने वाले लोगों को। ऐसे में ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के उभरा जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, जहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और लगातार ये देखा जा रहा है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी सवाल पूछने वालों को या डिसेंट के जो वॉइसेस हैं उनको रिप्रेस करने का, उनको दबाने का प्रयास जो है वो चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि सोच तो यही होगी कि भाई स्पीच जो है, डिफेंस जो है, उसको कुचल दिया जाए, क्या कुचल पाएगी सरकार? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, एक चीज जो हमें समझनी पड़ेगी इसके अंदर वो ये है कि आवाजें जो है वो आइडिया को कैरी करती हैं। मतलब आइडिया का जो कैरियर है ना, वो आवाजें है, और आइडिया एक्चुअली सीड है। किसी भी तानाशाह के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है ना, वो है आइडिया। और अब वो किसी भी कम्युनिकेशन के किसी भी जरिए से आ सकता है। ट्विटर हमारे लिए वो जरिया बन गया था जहां पे कि हम एटलीस्ट थोड़ी बहुत अपनी आवाज उठा पाते थे। लेकिन अब जो डिस्पेंसेशन है वो ये रियलाइज कर रहा है कि इस तरह की आवाजें नुकसानदेह। भाई, राजा को राज करना है, ये आप सोच लीजिए। ये प्रधानमंत्री की, अब जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और ये सब जो बातें थी ना, अब ये पुरानी हो गई है। हमें रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये इलेक्टेड राजा है हमारे देश के अंदर, और जो इलेक्टेड राजा है ना, वो राज करेगा। आप एक्चुअली अब जनता नहीं है, आप प्रजा हैं। ये समझना अब हिंदुस्तानियों को जरूरी है। और खासतौर से जिन लोगों, भाई जो 8-10% हैं, उनके जो बहुत बड़े सपोर्टर हैं, वो उनके साथ राज को शेयर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को। मसला ये है कि बाकी 85% जो लोग हैं ना, उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई हम अब प्रजा की कैटेगरी में आने लग गए हैं। राजा और प्रजा की आवाजें नहीं सुनी जाती भाई, राजा बताता है उसको। भाई, ये बात मैं अक्सर कहता हूं, और ये चीज हिंदुस्तानियों को शायद समझ में नहीं आई कि किसी भी राजा के सामने पुराने जमाने में आप जाते और उससे कहते कि भाई तू राजा नहीं है, मैं तेरे को राजा नहीं मानता, तो पहली चीज जो होती है ना, वो ये होती है कि राजा तलवार निकालता और उसी गर्दन काट देता। वो इलेक्टेड आदमी नहीं है, वो आदमी जनता की पहचान, जनता की क्या कहते हैं, समर्थन से नहीं बना है वहां पे। वो जनता को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा है, राजा खुद को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे अब एक छोटा सा ग्रुप है लोगों का जो कि राजा बनने और राजा बनाने के प्रोसेस में लगे हुए, और उन लोगों को बहुत तकलीफ है आवाजों से भी। और सिर्फ हम तो चलिए अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, बट बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो कि अभी जेलों में हैं, और वो हर तरह के केसेस में। उमर खालिद है उसके अंदर, शर्जील इमाम है। मतलब उन्होंने ना लड़कों को छोड़ा है, ना ज़ईफ लोगों को छोड़ा है, सिपर तक देने के लिए इन लोगों ने परेशान कर दिया है लोगों को। मतलब अच्छी बात जो है ना हमारे राजा के साथ ये है कि राजा ने हर एज ग्रुप के लोगों के साथ बराबर का जुल्म किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस एज ग्रुप को छोड़ दिया है उसने, सबके साथ बराबर का जुल्म हो रहा है। और ये जो बातें हम कर रहे हैं अभी, ये उनको नापसंद है। तो ट्विटर तो अब उसका जरिया बन गया है ना, तो वो उसको रोकेंगे। आई थिंक नेक्स्ट बड़ा असॉल्ट
ट्विटर पे ही है। अरे भाई एक सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। बॉलीवुड में है आप, इंडस्ट्री में, ये ट्विटर की हमने बात की, हर तरह की आवाज, आपने कहा आवाज जो है वो आइडिया का कैरियर है क्या? और ये सवाल आप जवाब ना देना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं कि जवाब नहीं देना चाहते हैं आप। इंडस्ट्री में सिमिलर चीज फेस करनी पड़ती है क्योंकि आप वोकल हैं सोशल मीडिया पे? नहीं, मुझे नहीं करनी पड़ती। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे नहीं करनी पड़ती। ऑल्सो यहां पे एक चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी कि थोड़ा राइटर होने थोड़ा ग्रेस मिलता है आपको इंडस्ट्री के अंदर। राइटर से थोड़े से घबराते हैं लोग क्योंकि देखिए चाहे से कुछ भी हो जाए, सोचने वाला आदमी जो है ना वो राइटर, बाकी लोग एग्जीक्यूटर्स हैं। हाल के दिनों में जो चीजें हो रही हैं, मिसाल के तौर पे आप कल ही एक दिन पहले ही जो है एक फिल्म को नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड मिल गया, और हम जानते हैं मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। तो माहौल तो वहां भी धीरे धीरे बदल रहा होगा ना, मुश्किल तो होता ही जा रहा होगा काम करना, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं हुआ। यार देखो, फिल्म इंडस्ट्री कैपिटलिस्ट दुनिया है, इस चीज को इग्नोर करना मतलब बहुत खतरनाक बात होगी अपने आप में। कैपिटलिस्ट दुनिया प्रॉफिट पे काम करती है, ये सच्ची बात है। मतलब ऐसा थोड़ी है ना कि हिटलर, नाजीज्म विदाउट कैपिटलिज्म इज नॉट नाजीज्म। नाजीज्म बिकेम नाजीज्म बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। भाई उसका जो राइज है वो तो कैपिटलिज्म के ऊपर है ना। तो ये हैंड इन हैंड चीज है। और एक चीज और भी है, देखिए हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जो आवाज उठा रहा है ना इस रिजीम ने एक मैसेज सबको क्लियरली दे दिया है कि वी विल कम आफ्टर यू। वो छोड़ने वाले हैं नहीं। तो जब ये मैसेज चला गया है ना सीधे सीधे, तो ये मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए कि यार मेरे बीवी बच्चे। और देखो मैं इस बात का सख्त फॉलोअर हूं कि हर आदमी से बकरसन बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। ऑल्सो इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम यह है कि फिर अगर मैं किसी पे उंगली उठाता हूं तो मैं बहुत सेल्फ राइचियस लगूंगा, जो कि मुझे हक नहीं है। मुझे यह हक नहीं है कि अगर मैं आवाज उठा रहा हूं और बाकी आवाज नहीं उठा रहे हैं तो वो गलत है और मैं सही हूं। क्यों? क्योंकि आवाज उठाना एक्चुअली समवेयर आपकी कॉन्शियंस की मजबूरी भी होती है। कुछ लोग, हम लोग कुछ ऐसे पैदा भी होते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपने आप को, वो बिना इंसाफ के, बिना इक्वालिटी के अपने आप को देख नहीं सकते। वो परेशान हो जाते हैं खुद से। तो ये हमारी परेशानी का भी तो सबब है ना समवेयर। हमारी कॉन्शियस हमें, हमारी जो जमीर है वो हमें कुरेदता है। तो इसको सिर्फ इस तरह से देखना कि हम उनसे बेहतर हैं या वो हमसे बेहतर है, भाई मैं इसमें सिर्फ ये बोल सकता हूं कि वो अपना सर्वाइवल देख रहे हैं। हमने शायद अपना सर्वाइवल को थोड़ी देर ताक में रख दिया है। हो सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम भी देखें, बट आज हमने ताक में रख दिया है। इतना डिमार्केशन मेरे लिए ठीक है इस मामले में। ठीक है, आपने कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का मिजाज ऐसा होता है, तबीयत ऐसी होती है कि वो बोले बिना रह नहीं पाते, वो बोलते हैं और सर्वाइवल भी उनके लिए प्रायोरिटी नहीं होती है, जैसा कि आप हैं जिसके कारण शायद ये नोटिस आपको मिला है। आपने प्रॉफिट की बात की कि बॉलीवुड जो है वो प्रॉफिट पे चलता है, कैपिटलिस्ट दुनिया है वो। मुझे लगता है सत्ता भी प्रॉफिट पे चलती है। प्रॉफिट जो है इस वक्त तो हेट्रेड से है। आप जितना नफरत फैलाएंगे उतना प्रॉफिटेबल होंगे आप सत्ता के लिए। शायद इसी कारण नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ लिखने वाले लोगों को नोटिस फैलाई जाए। चाहे हम मीडिया में देखें, जर्नलिज्म की दुनिया में देखें, नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाते रहते हैं, लेकिन उसको जब कोई रिपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ नोटिस आ जाते हैं। अब आपके ट्विटर अकाउंट को बंद करने की बात आई, जबकि आपका मैसेज बड़ा क्लियर था। आप चाहते थे कि राहुल गांधी बच्चे से मिले, वो दिलासा दे कि देश का मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी का वो उनके साथ खड़ा है, वो अच्छा है, वो सच्चा है, वो प्यार करता है, वो मोहब्बत करता है। आपकी जो बात थी वो बड़ी प्यारी बात थी और आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली बात थी, लेकिन बावजूद उसके आपको एक नोटिस मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करती है कि आपके ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया जाए। रिएक्शन क्या था जब आपने ये मेल देखा? व्हाट डिड यू थिंक? नहीं, मेरे साथ एक जो हैरत की बात ये थी कि तब तक मैं देख चुका था कि साइमा को भी सेम नोटिस आ चुका है और मतलब सिर्फ मैं अकेला नहीं था, काफी सारे लोगों को ये नोटिस आ चुका था तब तक।
तो मुझे अंदाजा था मेरे लिए, हाँ उर्मिला मातोंडकर को भी आया, तो मेरे लिए सरप्राइज नहीं था। सी हम अब उस स्टेज पे पहुंच गए जहां पे कि कुछ भी होना होगा ना, वो अब सरप्राइज नहीं। सरप्राइज जैसी कोई चीज अब हमारी जिंदगी में आती नहीं। जो चीजें हमारी जिंदगी में आती है वो ये है कि आप थोड़े से रंजीदा हो गए तो इस बात, भाई दो तरह के लोग हैं। दो तरह के लोग ये हैं कि आधे लोग ये सोचते हैं कि यार और कितना गिरोगे, राइट, और आधे लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार अब क्या करें कि चीजें ठीक हो सके। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है उम्मीद का दामन पकड़ के चलने की। मैं उन लोगों में से, मैं अक्सर हर चीज जब बुरी से बुरी चीज हो रही होती है तो मैं ये देख रहा होता हूं उसके अंदर कि कैसे किसी गरीब की, इनोसेंट की जान बचाई जाए, कैसे किसी गरीब के थाली में खाना पहुंचाया जाए। ये 3-4 सवाल मेरे दिमाग से कभी भी बाहर नहीं होते हैं। तो कोई भी विपदा जिसे आप कह सकते हो, जब विपदा आती है तो मेरा पहला ख्याल इस बात पे आता है कि ठीक है अब ये तो हो गया, अब चीजों को ठीक कैसे किया जाए। और जो लोग नाराज होते हैं वो भी गलत नहीं है, वो भी एक रिएक्शन है। मैं ये बोल रहा हूं मेरा रिएक्शन ये होता है कि किस तरह से अब चीजों को ठीक करूं। तो मैंने जो ट्वीट किया था वो इसी मुताल्लिक था कि हाँ मैं बहुत नाराज भी था जो बच्चे के साथ हुआ है। मेरा खुद का 9 साल का बेटा है, करीब सेम उम्र का है। और सबसे बुरी बात यह है कि कल और मैं और मेरी वाइफ ये बात कर रहे थे कि शायद अब हमको उसके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, उसको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि दुनिया, जिस दुनिया में तुम रहते हो वो दुनिया बहुत खराब हो चुकी है। और इसको हम किस तरह से एज अ पेरेंट, भाई एज अ पेरेंट आपकी जो सबसे बड़ी कोशिश होती है वो सिक्योरिटी की होती है कि आप किस तरह से अपने बच्चे को सिक्योरिटी दे सकते हैं, किस तरह से आप उसको शील्ड कर सकते हैं पूरी दुनिया से। और हम दोनों काफी देर तक यही बात डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अपने बच्चे को बताएं कि भाई दुनिया खराब है बहुत ज्यादा बाहर, और तुम्हारे साथ अगर हो तो तुम कैसे उसको काउंटर करना, नंबर 1। नंबर 2 हमें आके बताना किस हद तक, भाई आप अपने बच्चे को बुजदिल भी नहीं बना सकते, आप उसको ये भी नहीं बना सकते कि तुम बुलीज को देखो तो सर नीचे करके आ जाना, ये भी नहीं कर सकते। तो हमें एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। खैर वो हमारा एक पर्सनल जिंदगी का मसला है। बट कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग के सवाल मेरे लिए फिर भी यही था आज जब मैंने ये देखा है कि मेरे दिमाग में जो पहली चीज आई थी वो ये आई, एक ही गेम है जिस लोगों से मेरा आइडिया हमेशा बिल्डिंग ब्रिजेस का होता है कि किस तरह से पुल बनाए जाएं। क्यों? क्योंकि खाइयां तो बहुत सारी हैं और खाई बनाना भी आसान है। फ्रैंकली पुल बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे पहला खौफ भी ये हुआ कि अगर ये अकाउंट भी बैन हो गया तो फिर वो पुल भी नहीं बन पाएंगे जो थोड़े बहुत बना पा रहे। तो एक अजीब सी चीज थी जो कि मेरे दिमाग में चल रही थी। बट वो होपलेसनेस की तरफ नहीं थी, वो होपफुलनेस की तरफ थी, क्योंकि मैं इंसान वैसा ही। पर वो मेरी पर्सनल शख्सियत है, उसका किसी और चीज से लेना देना। अपने पर्सनल जिंदगी की बात की दारा भाई, लेकिन जिस मुसीबत का जिक्र आप कर रहे थे, जिस फिक्र का जिक्र आप कर रहे थे, वो फिक्र तमाम लोगों को है। हमने सोशल मीडिया पे कई ऐसे पोस्ट देखे जिसमें मुस्लिम पहचान के लोगों ने कहा कि भाई जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के हालात है, डर लगता है अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने में। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि स्कूल में पढ़ रहे थे बच्चे लेकिन उनको वहां से उन्होंने निकाल दिया। तो ये एक वाजिब चिंता है। अभी जो ये घटना हुई है मुजफ्फरनगर में, इससे पहले दिल्ली में हमारे सहकर्मी थे, उनकी बच्ची के साथ भी इसी तरह की एक घटना हुई जिसमें उसके साथ पढ़ने वाली एक बच्ची ने, दूसरी क्लास में पढ़ते, साथ पढ़ने वाली बच्ची ने उस बच्ची के मुंह पर स्पिट किया, केवल इस कारण क्योंकि उसकी पहचान मुसलमाना थी, मुस्लिम थी वो बच्ची। तो ये जो हालात है, इस हालात में ये फिक्र बिल्कुल जायज बनता है एक आम आदमी के तौर पर। तो इस हालात से लड़ने के लिए, इस हालात में हौसला बरकरार रखने के लिए किस तरीके से सोचे कोई आदमी। तो
क्योंकि वास्तविकता तो यही है तो भाई उसकी पहचान के कारण उसके ऊपर ये जो भी घटना हमने देखी है, जो वायरल वीडियो में दिख रहा है, उसका कारण केवल और केवल उसकी पहचान है। तो इस हालात में आम आदमी किस तरीके से सोचे, किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करे, क्योंकि हर कोई हो सकता है आपके जितना आशावादी ना हो। नहीं, देखो कोई सच्ची बात जो है वो ये है कि अज्यूम करो कि तुम सड़क के ऊपर चलते हुए जा रहे हो और एक लड़की तुम्हारी तरफ फटे हाल के अंदर भागती हुई आती है और तुम्हें नजारा देख के और सुबह के तुम्हारे सामने रोने लग जाती है। अब तुम हो सकता है उसको धक्का दो और स्कूटर पे बैठ के जल्दी से निकल जाओ। भाई ओनस जो है ना वो विक्टिम के ऊपर नहीं है, विक्टिम तुमसे सिर्फ मदद मांग सकता है। ओनस उसके पास है जिसके पास पावर है, पावर मुसलमान के पास नहीं है। मुसलमान विक्टिम है, वो सिर्फ अपनी कहानी बता सकता है आपको कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है। अब अगर आपके आंसू नहीं आ रहे तो वो आपकी मनोस्थिति है, आपका अंदर का जो इंसान है अगर उससे अपील नहीं कर पा रहा है विक्टिम, तो विक्टिम की गलती नहीं है। तो मैं यहां पे, और ये बात हल्की सी कड़वी है पर कहने की अब जरूरत आ गई है कि हम ये बात को फेस करें कि आई थिंक हिंदू समाज को अब करेज दिखाने का वक्त आ गया है, अब दिलेरी दिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि चॉइस अब पूरी की पूरी हिंदू समाज के पास है। हिंदू समाज जब तक दिलेरी नहीं दिखाएगा, भाई बहुत पूरा ब्लैक मूवमेंट ना, ब्लैक्स ने लड़ा है सालों तक, बट चेंज कब आना शुरू हुआ है? चेंज आना तब शुरू हुआ है जबकि व्हाइट्स ने करेज दिखाना शुरू किया। विक्टिम के पास कभी भी इतना पावर होता ही नहीं है कि वो समाज को बदल सके और रूल्स को बदल सके, वो सिर्फ अपनी कहानी बता सकते हैं। अभी हम इस पॉइंट पे आ गए जहां पे कि आई थिंक समवेयर बहुत सारे, और मुझे यकीन है इस चीज का, ऐसा नहीं है कि मैं ये हवा में बात कर रहा हूं, बट मुझे ऐसा यकीन है कि बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं हिंदुस्तान में जो कि, और शायद मेजोरिटी में, क्योंकि अभी भी 37%, 40% ही वोट करते हैं उनके लिए, ज्यादातर समवेयर सेक्युलर साइड पे ही है अभी भी। लेकिन अब सिर्फ सेक्युलर साइड पे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेसर है ना वो प्रोएक्टिवली अटैक कर रहा है, और जब प्रोएक्टिवली अटैक हो रहा होता है ना तो फिर आप बैठ नहीं सकते, फिर आपको सामने आके खड़ा होना पड़ेगा, और ये प्रोएक्टिव एक्शन है। इसकी बहुत बड़ी कमी है। ये बात मैं अभी कुछ लोगों से कुछ घंटों पहले ही बोल रहा था कि अज्यूमिंग अगर एक रैली निकले जिसमें कि 50,000 लाख हिंदू और वो ये अपील कर रहे हो कि भाई हमें सेक्युलरिज्म की तरफ वापस जाना पड़ेगा, और इश्क जो है ना, जो भी लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं उनको अब सड़क पे उतर के ये कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन पे गोली नहीं चली। मुसलमान अगर 20 भी इकट्ठा हो जाते हैं तो बुलडोजर आ जाता है उनका घर गिराने के लिए और उन पे गोली चल जाती है, जो कि हम यूपी में, दिल्ली में वगैरह में देख चुके हैं। उनके पास अब वो प्रोटेक्टिव शील्ड है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मजा आ रहा होता है जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा होता है। तो वो जो स्पोर्ट वाला सीन है, मुसलमानों के लिए हर चीज हलाकत में, अब हर चीज जो है वो इतनी डेंजरस पॉइंट पे पहुंच गई है कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते। अब पूरा का पूरा बॉल गेम जो है ना, वो सही बात तो यह है कि हिंदू जमीर के ऊपर डिपेंड करता है कि हिंदू जमीर जब खड़ा होना शुरू होगा, जब प्रोएक्टिवली काम करना शुरू करेगा, तो फिर चीजें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए सीधी सी बात यह है कि एक जमाना था जो कि मैंने देखा है कि मुसलमानों के अंदर क्योंकि बहुत सारी एंग्स थी, तो वो
एक हल्का सा सपोर्ट हुआ करता था एक एक्सट्रीमिज्म की तरफ, पर फिर एक मुसलमानों में एक बाकायदा मूवमेंट आया है जिसने कि उसको नकारा है, उसको नकारा है बाकायदा। अगर आपको याद हो तो आईसिस के ऊपर बहुत सारे क्या कहते हैं उनको, अपने बहुत सारे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द वर्ड, एकदम से दिमाग से निकल गया मेरे, जो मतलब 150-250 स्कॉलर्स ने पूरे दुनिया के उनको कंडेम किया। ये प्रोएक्टिवली होना शुरू हुआ है ना, ये समाज की तरफ से शुरू हुआ है। यही चीजें अब हिंदू समाज की तरफ से भी तो आनी जरूरी है ना, कि हम इन लोगों को कंडेम करते हैं। और अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर सवाल किया जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे लिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई है ना, वो ये हो गई है कि आई एम वेटिंग कि कब 100, 50, 200, 300, 400, 500, 1000, 3000, 4000, 10,000 हिंदू खड़े होंगे और बोलेंगे कि ये नहीं होने देंगे अपन। I don't know when that's going to happen, but that needs to happen. जी भाई, चूंकि आपने एक बात का जिक्र किया था और नीरज ने एक मेंशन की एक घटना, तो मैं जिक्र करना चाहूंगा। ये तो अभी की बात है, मैं 2014-15 की घटना का, ये सरकार आई ही थी और उसका मेंशन चूंकि जरूरी है। हमारे एक मुंबई के बहुत करीबी दोस्त हैं और उनकी बेटी जो है वो मुंबई के एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी और 14 अगस्त को शाम को स्कूल बस से लौटते वक्त उसकी एक क्लासमेट ने उसको विश किया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जब उस बच्चे ने कहा कि इंडिपेंडेंस डे तो कल है, तो उसने कहा कि तुम लोगों का तो आज ही होता है ना। और इसकी शिकायत स्कूल में की गई, स्कूल से कहा गया कि स्कूल से पेरेंट्स का नंबर लिया गया और जब पेरेंट्स को फोन करके उस बच्ची के बोला गया कि आपकी बच्ची ने ऐसा बोला है हमारी बच्ची से, क्योंकि वो बच्ची रोती रही उसके बाद स्कूल बस से लेकर घर तक। और तो उनसे कहा गया, पेरेंट्स ने उस बच्ची के कहा कि ठीक है, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, और बोल दिया तो कौन सी ऐसी बात होगी। और इस बात को तो ये जो एक अप्रोच है, इसमें एक अप्रोच ये भी है कि ठीक है ये तो होता रहता है और होता रहता है कि मतलब ये हम आज भी ट्विटर पे देख रहे थे, मैं वहां पे आ रहा हूं सवाल पे, तमाम लोग हैं जो इस घटना को जो मुजफ्फरनगर में हुई है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने में लगे हैं। और एक बड़बाउटरी है जहां ये कहा जाता है कि मुसलमानों पे ही थोड़ी हो रहा है, इन पे भी होता था, इन पे भी होता था, मिसाल के तौर पे दलितों पे होता था या औरतों पे होता था। आप इसको कैसे देखते हैं? आप इसको बड़बाउटरी के तौर पे देखते नहीं देखते हैं, या और क्या आपको लगता है कि ये पूरा प्रोसेस है जहां पर इसमें कोई शक ही नहीं है और इससे कोई इनकार ही नहीं करता कि दलितों पर सदियों से व्यापक जुल्म हुआ है और उसकी कोई बराबरी शायद अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखेंगे तो शायद नहीं मिलेगी, या महिलाओं पे जो हुआ है उसकी बराबरी नहीं मिलेगी। और जब भी मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होगी तो पिछले लंबे समय से एक पैटर्न चल गया है जहां, और कुछ बहुत पढ़े लिखे समाज में सम्मानित लोग ये कर रहे हैं कि ये तो होता आया है, दलितों के साथ देखिए कितना हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हाल के दिनों में इस पर काफी हलचल रही है, ट्विटर पे भी और सोशल मीडिया पर भी। इसको मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। दलितों के साथ जो हो रहा है, अब दलित नहीं आदिवासियों के साथ भी जो हो रहा है सालों से कि हजारों साल, सदियों से, वो ना थोड़ा सा इंटरनलाइज्ड भी है हमारी सोसाइटी के लिए। इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो जीने का तरीका भी है। यहाँ देखो, इस चीज पे बुरा नहीं मानना चाहिए अगर सच्ची बात हमारे सामने आए कि ये इस तरह का जीने का तरीका 5,000 साल से चल रहा है। लेकिन इसको कास्टिज्म की कैटेगरी में रख लेते हैं, जातिवाद की कैटेगरी में है ये चीज। लेकिन ये एक सच्चाई है जो कि लगातार जिंदा है हिंदुस्तान में पिछले 5,000 साल से। कम्युनलिज्म जो है वो नया कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू पावर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है।
सी, ये बात मैं अक्सर कहता हूं, और कम्युनलिज्म के जो स्कॉलर्स हैं वो ये बात भी बहुत वेहमेंटली अब कहना शुरू कर दिए उन्होंने कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम एक है, वो है कास्टिज्म इज द बिग प्रॉब्लम, जिसका कि हमें लंबा समाधान ढूंढना पड़ेगा, जो कि आजकल में सॉल्व नहीं होगी, राइट। लेकिन कम्युनलिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं समवेयर। ऑल्सो कास्टिज्म से वो अपना पावर एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, वो अपना पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कम्युनलिज्म से। और हिंदुस्तान में अब सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है कम्युनलिज्म की। ऑफ कोर्स कास्टिज्म की प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं है, लेकिन उससे अभी पावर एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, पावर एक्सट्रैक्ट कम्युनलिज्म से ही हो रहा है। कम्युनलिज्म इस तरह का है कि आपके पास टीके मुहायदा इतने नहीं है कि आप टीके लगवा सको। आपके पास अगर कोविड चल रहा है तो तुम्हें कोविड के अंदर एक विलन की जरूरत है, तो कम्युनलिज्म प्रोवाइड्स यू विद दैट विलन लाइक दिस, कि ये लो मुसलमान विलन, तुम्हारे घर में बिजली नहीं आ रही है, तुम्हारी गरीबी चल रही है, तो एकदम से कहानी आ जाएगी कि लैंड जिहाद चल रहा है। भाई मुसलमानों ने सारे के सारे ये जो जमीनों पर कब्जा कर रखा है, ये सब कर रखा है। तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो मुसलमानों की वजह से खराब है। तुम्हारी पढ़ाई के अंदर अगर कोई मसला हो रहा होता है तो तुम्हें एकदम से रोजगार नहीं है दुनिया के अंदर, तो उस पर यह बता दिया जाता है कि देखो प्रॉब्लम एक्चुअली मुसलमानों में। तो मुसलमान बिकम्स द कंप्लीट, मतलब डेविल जिसे कहते हैं ना, कि आप किसी भी परेशानी से मुसलमान को रिप्लेस कर सकते हो। और ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये जो कम्युनलिज्म के स्कॉलर्स हैं उनका कहना है ये बात, कि अब हम उस स्टेज पे आ गए जहां पे कि करीब करीब हिंदुस्तान की हर परेशानी को मुसलमान से रिप्लेस किया जा सकता है। और ये मतलब तुम चाहे जॉब ले लो, चाहे करप्शन ले लो, तुम किसी भी बात के बारे में बात करो, वो तुमने ये बात जानते हो कि किसी भी एक एवरेज हिंदू के सामने तुम कोई भी बात कर रहे हो, कश्मीरी पंडित का जिक्र करोगे और वो चुप हो जाएगा, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। क्यों? बिकॉज दिस इज सी, इतना पावरफुल हथियार है ये अपने आप में कम्युनलिज्म। और जब कम्युनलिज्म का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से वो कर रहे हैं, तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वो कहते हैं ना कि रावण के 10 सर हैं, आप 9 भी काट दोगे, 10 भी काट दोगे तो भी रावण मरने वाला है नहीं। तो आप ये मान लीजिए कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये रावण के 10 सर हैं। कम्युनलिज्म जो है ना, वो नाभि के अंदर जो अमृत है ना, वो है। क्यों? क्योंकि वो उसको लाइफ प्रोवाइड करता है। एंड दैट इज हाउ कम्युनलिज्म वर्क्स। तो जब तक हम लोग एकजुट होके इस बात पे नहीं आ जाते हैं कि हमें फाइनली कम्युनलिज्म के अगेंस्ट ही खड़ा होना है, और इसमें ना अब अपोलोजेटिक नहीं हो सकते आप ये नहीं हो सकते कि आप हल्का फुल्का इस्लामोफोबिया भी कर रहे हो और साथ के अंदर सेक्युलर भी हो। नहीं, सेक्युलरिज्म वर्क्स विद द फैक्ट दैट इट इज गोइंग टू से कि नहीं, मैं सेक्युलरिज्म की तरफ हूं एंड दैट इज द वे इट्स गोइंग टू बी, और उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और जब तक हमारे लीडर्स, हमारे जितने भी साथ हैं, जो लोग हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो सेक्युलर लॉबी की तरफ हैं, जो सेक्युलर हैं, जब तक वो इस चीज को डिसाइड नहीं करते हैं ना, तब तक चीजें बदलने वाली है नहीं। लेकिन अब जो वार है ना, वो सिंगुलरली कम्युनलिज्म के ऊपर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रावण की नाभि में जो अमृत है वो कम्युनलिज्म है। आप जब तक उसको नहीं भेदोगे तब तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एंड दैट इज द ट्रूथ दैट वी हैव टू फेस एंड रियलाइज नाउ। वी ओनली हैव वन प्रॉब्लम। दारा भाई, आपने जो कहा कि हिंदुस्तान में तमाम मुसीबतों को एक रिप्लेसमेंट मिल गया है सत्ता को, मुसलमान है ना, कुछ भी आती है, कोई समस्या आती है, आप मुसलमान का उस समस्या से आप बच जाते हैं, उस पर आपको जवाब नहीं देना पड़ता है। इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ। मयंक ने एक स्टोरी नरेट की जिसमें उन्होंने बताया 2014-15 के समय में ही 14 अगस्त को एक मुसलमान लड़के को ये कहा गया कि भाई यही तो तुम्हारा स्वतंत्रता दिवस है। तो एक तरह की समाज की तैयारी हो, है ना।
जर्मनी की और हिटलर का जो दौर रहा जर्मनी में, उससे काफी कुछ कंपेयर किया जाता है आज के हिंदुस्तान के दौर को। मैं ये जानना चाहता हूं, कई लोग ये कहते हैं कि जर्मनी में यहूदियों के साथ जो कुछ हुआ, मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में वो चीज धारावाहिक रूप से हो रही है, एपिसोडिक, जिसमें सबसे पहले आप उनका कल्चरल होलोकॉस्ट करते हैं, उनके खिलाफ एक माहौल को तैयार कर देते हैं, और जब वो माहौल तैयार हो जाता है, जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कम करना, सिलेबस से जो मुसलमान पहचान की चीजें हैं या वो जो विषय है चैप्टर से उसको हटाया जाना, ये सब कुछ उनके खिलाफ माहौल बनाने की एक तैयारी है। और जब ये सब कुछ शहरों के नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना, एग्जैक्टली, मतलब इस्लामी पहचान की जितनी चीजें हैं आप उसको खत्म कर दीजिए ताकि आप उनके खिलाफ एक माहौल का निर्माण कर सकेंगे। और अगर ऐसा सब कुछ होता है तो जो फिजिकल होलोकॉस्ट है उसकी तरफ ये समाज बढ़ सकता है। आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, होलोकॉस्ट जो था ना, वो एक्चुअली होलोकॉस्ट जो हुआ है वो वॉर के साथ साथ भी हुआ है। एक वायलेंस का वॉर जो है वो एक्सट्रीमली वायलेंट इवेंट भी होता है, और अक्सर लोग ना इस बात को भूल जाते हैं कि वो वॉर के साथ में भी हुआ है। ऑफ कोर्स उसकी स्टार्टिंग पहले हो गई थी, लेकिन वो उस वक्त हुआ है जबकि एक्सट्रीम वायलेंस प्रचलित है समाज के अंदर। तो हिंदुस्तान में जो अभी हो रहा है उसका कंपैरिजन बहुत ही एप्ट है नाजीज्म से और होलोकॉस्ट से, लेकिन वो सिमिलर शेप और फॉर्म में नहीं होगा। देखिए, होलोकॉस्ट का वो जमाना था जबकि खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में सालों लगते थे, महीनों लग जाते थे। अब खबर एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो जो शेप एंड फॉर्म है ना, वो अब ऐसा नहीं होगा। आप ये मान लीजिए कि 1 मिलियन स्मॉल टाइनी होलोकॉस्ट होंगे और वो कॉन्स्टेंटली होते रहेंगे। मतलब आप ये मान लीजिए कि शहर के अंदर एक कत्ले, देश के अंदर एक कत्ले हो रहा है, बहुत छोटे छोटे लेवल के ऊपर, कांस्टेंट चलता है। तो मीडिया है वो उसको जगाए रहता है, उस दुनिया को। भाई किसी भी दंगे के अंदर, किसी भी जो भी कम्युनल राइट्स वगैरह के जो स्टडीज करते हैं लोग, आप देखेंगे ना तो जो दंगे का माहौल है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दंगे के लिए। खैर हिंदुस्तान में दंगे नहीं होते, हिंदुस्तान में तो बेसिकली पोग्राम्स होते हैं। दंगे वर्ड करना गलत है, हिंदुस्तान में कत्लेआम होता है हिंदुस्तान में। तो लेकिन अगर आप उसको देखेंगे ना तो हिंदुस्तान में जो ये चीज हो रही है वो बहुत छोटे पैमाने पे, बहुत सारी और बहुत बड़े एरिया में हो रही है और लगातार हो रही है। और दंगे का मीडिया, गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव जो है लगातार बनाए रखती है कि एक टेंशन बनी रहे, जो कि रिलीजियस टेंशन से हम बाहर नहीं आ पाए कभी भी। आपके पास एक कॉमन एनिमी का चेहरा हमेशा सामने हो, जिसको भी मुसलमान कहते हैं, और आप हमेशा जब भी चाहो, आपको सुबह शाम रात किसी भी वक्त दिन के किसी भी सेकंड के अंदर अगर आपको दुश्मन ढूंढना है ना, तो आपको सिर्फ टर्न करके एक तरह का चेहरा, एक तरह का नाम ढूंढना है और आपको दुश्मन मिल जाएगा। भाई लेकिन ये पैटर्न तो वही है ना, नाजी जर्मनी है जिसको हम फैसिज्म कहते हैं। तो हम जब वार्निंग साइंस ऑफ फैसिज्म पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें तो एग्जैक्टली ये चीज बिल्कुल पढ़ाई जाती है कि आइडेंटिफाइंग अ कॉमन एनिमी, यानी कि जो बहुसंख्यक है उसके लिए कॉमन एनिमी को आइडेंटिफाई करना, ये फैसिज्म का ट्रेड साइन है। दिस इज वन ऑफ द 14 अग्री वार्निंग साइंस ऑफ फैसिज्म। तो ये तो वही, इसका फॉर्मेट चेंज हुआ है, ये मल्टीपल जीनोसाइड्स में कन्वर्ट होगा, एथनिक क्लेंजिंग। मैं ये बोल मैं बोल रहा हूं कि चीज वही है, लेकिन अब उसका फॉर्म चेंज हो गया है। भाई है तो जूता ही, पर अब ये सैंडल कह लो इसको, ये पैर में ही पहना जाएगा। तो देखिए मसला यहां पे ये है कि किसी को एक तलवार या खंजर की जगह हजारों छोटी छोटी पिंस चुभा के उसका कत्ल करना, इसको इस तरह है अगर देखिए। करेक्ट। तो ये इसी, और बहुत अच्छा एग्जांपल दिया तुमने, क्योंकि
उनको कीले बना दो, वो कीले हैं क्योंकि ठोकनी है, इंच तो चली जाती है, कीले ठोकी जाती हैं, तो वो कीले ठोकी जाएंगी आपके अंदर, एक एक इंच की 1000 कीले ठोकी जाएंगी आपके अंदर। और ये जो है अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज ना अब बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में आएगी हमारे सामने। इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग ना अक्सर होता यह है कि इसको बहुत आसानी से निगेट कर देते हैं कि अरे यार वहां पे तो ऐसा हो रहा था, और वहां पे तो लाइन लगा के उन्हें मतलब कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज रहे थे, और सारे कांच तोड़ दिए गए थे। वो जो टिपिकल है नाइट ऑफ द क्लास वाला जो सीन है कि हम उस तरह के एक्शन थोड़ी देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, अग्रीड नहीं देख रहे। और मसला ये है कि वो उनके साथ जब हम उसको हॉलोकॉस्ट से कंपेयर करते हैं, जब हम उसको नाज़िज़्म से कंपेयर करते हैं, तो वो बड़े विजुअल्स के बारे में बात करते हैं हमेशा। बट ये जो छोटी चीजें जो हो रही है ना, हमें लोगों का ध्यान अब इस तरफ लाना पड़ेगा। और ये शेप और फॉर्म अलग है, और इस चीज को भी हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि ये देखो, अगर तुमने मुसलमानों के हाथ से सारी ताकत छीन ली, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, सब कुछ छीन लिया तुमने बाय लॉ के एग्जीक्यूशन के, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो, बट जो तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन वो है। कॉन्स्टिट्यूशन इवेंचुअली गाइडलाइन है, एक हमारे लिए मॉरल कंपस है, पर आप उसका इस्तेमाल गलत कर सकते हो, कई जगहों पे कर सकते हो, और उसका उसी तरह से इस्तेमाल हो भी रहा है। तो ये जो सारी चीजें क्यूमुलेटिवली जब मिलती है ना, तो वो एक अलग ही तरह का हॉलोकॉस्ट बना रही है, जिसमें कि गुलामी मुसलमानों से एक्सेप्ट करवाई जा रही है धीरे धीरे इन अ प्रोसेस। और हो सकता है कत्लेआम वो ना हो सकता है इस वाले हॉलोकॉस्ट के अंदर आपको चीप लेबर मिले फ्री का, क्योंकि गुलामी में भी हुआ है ना। तो यू सी द प्रॉब्लम इज, ऑफ कोर्स इट इज हॉलोकॉस्ट, ऑफ कोर्स इट इज नाज़िज़्म, बट इसका जो चेहरा है वो अलग है, इसका जो शेप और फॉर्म है वो अलग है। तो ये दरअसल लगभग उसी तरह की बात है जहां हम महिलाओं से कहें कि अब क्या दिक्कत है आपको, और आपके साथ वैसा अत्याचार अब तक तो नहीं होता है, और आप देखिए अब तो आप नौकरियां कर रही है, लेकिन नौकरियों में आप उनको प्रमोशन ना दें, उनकी सैलरी ना बढ़े सालों साल, वर्क प्लेस का एनवायरमेंट इतना मुश्किल कर दें कि वो नौकरी छोड़ के घर बैठ जाए, कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए, सेबेटिकल पे जाए, तो वो लौट के ही ना आ पाए कभी नौकरी पे दोबारा, या जो है प्रेगनेंसी जो मैटरनिटी लीव है वो देने की जगह आप नौकरी से छुट्टी कर दें। तो आप ये सब करते रहे और आप ये कहते रहे, लेकिन अब तो आप नौकरी कर रही हैं, आप घर से बाहर निकल रही हैं, आप आत्मनिर्भर हैं। ये लगभग वैसी बात है, प्रताड़ना कहाँ है। तो वो आप होलोकॉस्ट उसको ना कहें, लेकिन होलोकॉस्ट करते रहे बेसिकली, छोटे छोटे टुकड़ों में जुल्म को बांटते। नीरज, आपकी कोई टिप्पणी अगर अंतिम हो तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज फिर हम जी बेशक। मैंने जो पिछला सवाल पूछा था, दरअसल वो एक टिप्पणी के रूप में ही माना जाए कि भाई, और जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ फिलहाल जो चीज उभर कर सामने आ रही है, लगातार घटनाएं हो रही, उसकी जो बैकग्राउंडिंग है वो काफी पहले से तैयार हो रही है। बल्कि हम कहें कि आरएसएस की स्थापना के बाद से लगभग स्टेब्लिशमेंट के तौर पर यह काम किया जाने लगा। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि वो लगातार सामने आ रहा है। बैकग्राउंडिंग क्या थी कि आपने पहले एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो समाज मुसलमानों में अपना दुश्मन देखता है, जो समाज आपको कह देता है नहीं नहीं मेरा भी एक मुसलमान दोस्त है वो ठीक है, मतलब भाई जो तुम्हारा मुसलमान दोस्त है वो ठीक है, बाकी के सारे मुसलमान खराब। और ऐसा तमाम हिंदुओं से बातचीत करिए, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ एक धारणा से ग्रस्त है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, वो कहेंगे नहीं नहीं हमारे एक दोस्त है वो ठीक है। दरअसल सभी लोगों के तमाम दोस्त ठीक है, लेकिन ये जो इनविजिबल मुसलमान है, जिसको किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं, वो खराब हो गया। तो ये एक धारणा का जो विकास किया गया विगत कई सालों में, ये होलोकॉस्ट जैसा ही है जो जिक्र आप सब लोग कर रहे थे, और यही मेरा मानना है, उसका तो केवल एक विकृत रूप फिलहाल हम सबको देखने में आ रहा है। और दारा फारूकी भाई ने बड़ी अच्छी बात इसमें कही कि अब ये जिम्मेदारी हिंदुओं की ज्यादा बन गई है। इसमें मैं एक बात केवल ऐड करना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर वाला जो ये वायरल वीडियो है, इसमें दो पक्ष हिंदू और मुसलमान नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा मानना यह है कि इसमें दो पक्ष, एक नफरती टीचर है और
वो पूरा क्लासरूम है, जिस क्लासरूम में हिंदू स्टूडेंट्स भी हैं और मुस्लिम स्टूडेंट भी है। विक्टिम वो मुस्लिम लड़का भी है जिसको उसकी पहचान के कारण मारा गया है, और विक्टिम वो हिंदू लड़का भी है जिसकी समझदारी अभी विकसित नहीं हुई है, लेकिन उसको दंगाई बनाया जा रहा है, जिसके दिमाग में ये ठूसा जा रहा है कि मुसलमान खराब होते हैं। तो हमको इस तरीके से भी समझना चाहिए कि समाज को तोड़ने वाले इस तरीके से नफरत को फैलाकर, प्रोपेगेट करके न केवल मुस्लिमों को बल्कि हिंदुओं को बल्कि पूरे सभ्य समाज को नुकसान पहुंचा रहे, और सभ्य समाज को नुकसान ना पहुंचे, देश को नुकसान ना पहुंचे, आइडिया ऑफ इंडिया को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए अब जरूरी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि तमाम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं, और खासतौर पर जिम्मेदारी बनती है मेजॉरिटी की, क्योंकि ताकत आपके पास है, फिलहाल संख्या बल आपके पास है, सत्ता का निर्धारण आप करते हैं, तो आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी इन तमाम चीजों के खिलाफ, इन तमाम मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके खिलाफ। एक बात जो कि हम अक्सर ना स्किप कर जाते हैं, और क्योंकि अभी नीरज ने वो बात मेंशन करी ना कि मेरा एक मुसलमान दोस्त है, असल में आप उस टाइम ये नहीं बोल रहे होते हो कि देखो मेरा मुसलमान दोस्त है बाकी मुसलमान खराब है, आप एक्चुअली ये बोल रहे होते हो कि देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मेरा एक मुसलमान दोस्त है जी। ये जो पॉइंट है ना, इसके बारे में कभी जिक्र नहीं होता, हम इस बारे में कभी बात नहीं करते कि मैं देखो कितना अच्छा आदमी हूँ, मेरा मुसलमान दोस्त है, और ये मेरी ग्रेटनेस, मेसाइया सिंड्रोम कि मेरा एक मुसलमान दोस्त है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, वो एक्चुअली अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश कर रहा होता है। और एक और बात है जो कि तुमने बात कही, और आई अग्री विद व्हाट यू सेइंग, बट पार्शियली एक डिसएग्रीमेंट जो है छोटा सा, वो ये है कि एक दंगे में मारा जाएगा और एक दंगे में मारेगा, तो दोनों विक्टिम हैं जरूर, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है ना वो एक तरफ होगा जी, एक का मॉरल डिस्ट्रक्शन होगा, दूसरे का कंप्लीट एनाइलेशन होगा जी बेशक। ये एक दारा भाई मुझे इसमें लगता है कि जो जिसका मॉरल डिस्ट्रक्शन हम कह रहे हैं वो ये बात अभी सही जरूर है, पर इवेंचुअली उसका भी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होना है सोसाइटी का, मतलब बच नहीं पाएंगे, जमाने में भी बचे नहीं थे, तो ये बस एक का वही है कि लिस्ट में किसका नंबर पीछे है जो आप बात कर रहे थे और किसका नंबर आगे है। सी ये कर्मा वाला ऑप्टिमिज्म मेरे में है नहीं। सी कर्मा वाली बात नहीं कर रहा, नहीं मैं कर्मा वाली बात नहीं कर रहा, वो नहीं, बट आई डोंट बिलीव, आई बिलीव जस्टिस रिक्वायर्स प्रोएक्टिव एक्शन। ये उम्मीद वाली बात है तुम्हारी बात जो है। हाँ, At this point, I would like to just add one incident. मयंक के साथ मैंने ये बात कई दफा की हुई है कि जब भी मैं अब इस घटना को देखता हूं तो कुछ अलग तरीके से देख पाता हूं कि एक दोस्त था मेरा जो मुस्लिम था, और उसके साथ हम इसी डिबेट को कर रहे थे, यही डिस्कशन हमारा चल रहा था। जब मैंने ये बात कही कि भाई हम भी लाइन के उसी तरफ है, हम भी दुश्मन है सत्ता के, है ना, उसने कहा कि बिकॉज यू आर ए हिंदू तो आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास एक चॉइस है, आप कभी भी अपने वर्जन को बदल देंगे, आपके पास आप खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपके पास एक चॉइस है। लेकिन क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं इसलिए मेरे पास चॉइस नहीं है, तो आई कंप्लीटली अग्री विद व्हाट दारा फारूकी जी इज सेइंग कि ये बात ठीक है। आप दोनों ने मेरी बात को कुछ और समझा, मैं ये तो कह ही नहीं रहा, और ना मेरे जहन में कहीं से कहीं तक ये बात है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो उस डिस्कोर्स को बहुत क्लियरली समझता हूं, जहां पे एक हॉलीवुड फिल्म है, उसका नाम नहीं याद कर पा रहा हूं, हाल की फिल्म है जिसमें एक अफ्रो अमेरिकन जो है वो एक गोरे से कहता है साफ साफ की, गोरा कहता है कि ऐसा नहीं है, हमको भी पुलिस कई बार जो है वो निरपराध मार देती है, वो कहता है कि आपको वो इसलिए नहीं मारती है क्योंकि आप ब्लैक हो, अफ्रो अमेरिकन जो आपको, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं यहाँ पर मॉरल डिस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कंप्लीट, मैं यहाँ पे बात कर्मा की भी नहीं कर रहा। मेरी बात इसमें यह है, नंबर बाद में करती है कि दरअसल कर्मा को तो आप छोड़ दीजिए, कोई भी सोसाइटी जो इस तरह से ऑपरेट कर रही है वो बच पाएगी ही नहीं, वो किसी को आज जरूर मार रही है, वो नहीं बच सकती। और हमने दुनिया की तमाम सोसाइटीज में होते हुए देखा है, सभ्यता का विचलन जो है वो शुरू भले ही कोई भी करे, वो अंततः पूरी और पूरे उस इलाके का, पूरी उस सभ्यता का विचलन होता है, कोई भी नहीं बचता। और क्योंकि यहां पर फ्रैंकेस्टाइन भी आप क्रिएट कर रहे हो ना, इवेंचुअली अभी जो फ्रैंकेस्टाइन क्रिएट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हाल ही के दिनों में इन्होंने अपने लोगों को भी मारना शुरू कर दिया है,
हाल के दिनों में इन्होंने ऐसे तमाम लोगों को मारना शुरू कर दिया है जो इस पे चुप रहे थे और अब गलती से कुछ बोल दिए थे। तो जो बात चुप रहने वाली है कि हिंदू चुप है, तो वो जो चुप है बचेगा वो भी नहीं। वो जो थप्पड़ मार रहा है उसका परिवार भी इवेंचुअली कुछ प्रिविलेज लोग ही राज करेंगे, बाकी सबको गुलाम बनना है। जो अभी भीड़ है उसको भी, जो अभी थप्पड़ मारना है उसको भी, या वो गुलाम बनेगा या वो नष्ट हो जाएगा। मेरा जो लॉजिक है वो वहां से जा रहा है। सी ये आर्ग्यूमेंट ना, क्योंकि हम अक्सर यूज करते हैं, और नाजीज के टाइम से ये कोट फेमस है कि तुम्हारा नंबर भी आएगा, राइट? कि व्हेन दे केम फॉर देम नोबडी वाज देयर टू सेव मी, जो इवेंचुअली एंड में आता है मेरे इसके साथ ना। और ये क्योंकि हम लोग अब उस नाजीज्म के एरा से 70-80 साल पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, राइट? हमारी अब मोरालिटी और इवॉल्व हो चुकी है उसके अंदर। मेरा इसके अंदर एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है कि तुम सेल्फिश रीजन से बचाओगे किसी को, कि क्योंकि तुम्हारा नंबर आएगा इस वजह से तुम किसी को बचाओगे। सी, अगर मोरालिटी इसकी मोहताज कर देंगे हम, एंड सी आई एग्री विद व्हाट यू सेइंग कि समवेयर लोगों को इस तरह से बात करना ही पसंद है और जल्दी समझ में भी आती है, लेकिन अब हम उस स्टेज से कहीं ज्यादा इवॉल्व लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नई डिबेट शुरू करी है, हम उन नई डिबेट्स का हिस्सा है, हम मोरालिटी को अब एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देख रहे हैं। मेरे लिए ये मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू के भाई, जब व्हाइट्स ने ब्लैक्स को मदद करने की शुरू करी या उनको सपोर्ट करना शुरू किया, उन्होंने इस वजह से नहीं किया कि हमारा नंबर आया था, वो आया था कि ये सही है, कि सही चीज करनी है हमें। एज अ मॉरल पर्सन हमें सही जगह, सही रास्ता चुनना है। एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट अ लॉट ऑफ अस स्टार्ट टू टॉक इन दोज लाइन्स ऑल्सो, कि अब सही और गलत की बात होनी है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं होनी, सेल्फिश रीजंस की बात नहीं होनी। फॉर मी दैट, सो आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद व्हाट यू सेइंग। बिल्कुल आपसे सहमति है, लेकिन इसमें एक वही सवाल है, आपने कहा कि मॉरली इवॉल्व आप हो चुके हैं, मैं हो सकता है हो गया हूं। देखो, जिम्मेदारी मॉरली इवॉल्व हुए, हम तो और एग्रेसिव हो गए, हम तो पीछे गए, कहां मॉरली इवॉल्व? जिम्मेदारी देखो, एज अ बिल्कुल सहमति है मेरी। नहीं, आप मुझे माफ करेंगे, अभी मैं डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूं केवल। I agree with what you're saying, but तुम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से एज एन आर्टिस्ट नहीं भाग सकते। मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं नहीं भागना चाहता उससे, मैं नहीं भागना चाहता। क्यों? क्योंकि फिर मैं खराब काम करूंगा, फिर मैं घटिया चीजें लिखूंगा। मैं अपने सच से नहीं भागना चाहता। ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज को एक तरह का आईना दिखाया जाए, समाज को सच्चाई दिखाई जाए, समाज को ये दिखाया जाए कि अच्छा होना अच्छा है। ये बहुत जरूरी चीज है। समवेयर ना, ये जो 90s की जो हमारी विद 1991 92 में जो इकोनॉमिक चेंज आया था ना, और जो हर्षद मेहता हीरो बना था सोसाइटी का, उससे एक जो गिरावट आई है ना, हमने उससे रिकवर किया नहीं है समवेयर। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम अब मोरालिटी की, सच्चाई की, अच्छाई की बातें करें, और अच्छाई की बात का मजाक नहीं उड़े, अच्छाई को बेवकूफी नहीं समझा जाए। क्यों? क्योंकि अब हम उस पॉइंट पे आ गए जहां पे कि अच्छाई को बेवकूफी के आसपास रखा जाता है। सो फॉर मी जस्ट मेकिंग दैट पॉइंट, जबकि मैं तुम्हारी बात से 100% अग्री करता हूं, इट्स नेसेसरी। क्यों? क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है एज एन आर्टिस्ट। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड। मैं तो देखिए डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ, अभी मैं इस तरफ वाली कुर्सी पे हूँ ना, ऑफ कोर्स। तो अभी तो मुझे यही करना है। अभी तो मैंने और कुछ एक सवाल थे जो गोदी मीडिया टाइप के मैं चाहता था पूछना, पर मैंने पूछे नहीं डेविल्स एडवोकेट बनने के लिए। पर ये बात बिल्कुल ये दरअसल इसमें कोई वो, अभी आप जब कह रहे थे तो मुझे वो एक जुमला याद आ रहा था, बेचारा बहुत अच्छा आदमी है। तो करेक्ट, अच्छा आदमी होना जो है नहीं, ये और ये मतलब द होल आइडिया है इसके। लोग अक्सर कहते हैं ना कि अरे तो अच्छा काम कर दिया तो किसी पे क्या एहसान कर दिया। अरे भाई, जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, और जिस तरह का ग्लोरिफिकेशन अभी चल रहा है बुराई का, अगर किसी ने अच्छा काम कर दिया ना, तो एक्चुअली उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी रेयरिटी हो गई है अब।
समाज की मोरालिटी उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे कि अगर आप अपने माँ बाप को भी जाके ये बताते हो ना कि मैं रिश्वत से पैसे लेके आ रहा हूँ, तो बोलते हैं बहुत बढ़िया है। नहीं, सरकारी नौकरी करेक्ट करने का चाहने का एक बड़ा कारण यही था, और बाकायदा बिल्कुल बिना डरे कहा जाता है कि अरे इतनी सैलरी और इतना ऊपर से कमा लेता है। मतलब अब तो ये शर्मिंदगी की बात रही नहीं पिछले 30 साल में। हाँ, पर एट सम पॉइंट एटलीस्ट 100, 200, 150 लोग तो होंगे ना 130 करोड़ लोगों के देश में के जो बोलना शुरू करें इस बात को कि नहीं यार, अच्छाई अच्छी चीज है, अच्छाई बेहतर है, लेट्स मूव टूवर्ड्स इट। भाई कब तक मोरालिटी की बात नहीं होगी और एथिक्स की बात होगी कि भाई सोसाइटी का ये एथिक है, हाँ भाई वो ठीक है, बट इंडिविजुअल की भी तो मोरालिटी है ना। आप उसके बारे में छोड़ दिया है तुमने, वो हम जैसे लोगों ने वो जिम्मेदारी रिलीजियस लोगों के हाथ में दे दी है कि ये तो बाबा और मौलाना और ये लोग हैंडल करेंगे इस चीज को। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आर्टिस्टों की जिम्मेदारी है टू एस्टैब्लिश अ मोरालिटी फॉर द सोसाइटी। इंटेलेक्चुअल्स की, स्कॉलर्स की, आइडियोलॉग्स की, ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक बात है। और जब तक ये इंडिविजुअल मोरालिटी या उसको लेकर काम नहीं करेंगे, तब तक जिन समस्याओं का, जिन हालात का हम जिक्र कर रहे हैं, तो दूर भी नहीं हो सकता, बल्कि उनसे लड़ा भी नहीं जा सकता। संघर्ष का रास्ता ही यही है कि इंडिविजुअल मोरालिटी पे हम लोग ध्यान दें और उसी कारण से काम करें। कोई चीज अच्छी है तो वो अच्छी, और उसका अच्छा होना ही एकमात्र आधार है कि हम उसके लिए संघर्ष। बस बिल्कुल बिल्कुल। तो और किसी नीरज का फ्रेम फिर से फ्रीज हो गया था बीच में, लेकिन नहीं, पर बात खत्म हो गई थी। बात अच्छी बात है कि हुई है, वो अच्छी बात थी जी। और नीरज के हिंदू नाम वाले होने के बावजूद ये हुआ इनके साथ। तो खैर, तो जाते जाते ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि एक बार फिर से ब्रीफ करते हैं। एक बार आप फारूकी फिल्म लेखक हैं और हमारे जो है साथी हैं, लड़ाई के साथी हैं, और जो लड़ाई देश में चल रही है, इस मुल्क में चल रही है, दुनिया में भी चल रही है, उसको बताने की जरूरत है नहीं क्या। लेकिन खैर, लड़ाई ये है कि आवाजें हमारी जो है वो दबाई नहीं जाए। लड़ाई ये है कि इंसान को इंसान से लड़ाया ना जाए। लड़ाई ये है कि इंसान इंसान को दबाए ना। लड़ाई ये भी है कि इंसान इंसान से दबे ना, दबने से इनकार कर दे। और लड़ाई ये है कि इंसान थोड़ा बहुत कम से कम इंसान की तरह जी पाए। अभी बिल्कुल नहीं है, फिलहाल थोड़ा बहुत जिएगा तो फिर उसको अच्छा लगेगा, फिर वो कोशिश करेगा लड़के बाकी हुकूक भी छीनने के। तो जाते जाते ज्यादा कुछ नहीं, पाकिस्तान के जी दरअसल एक शेर मैंने 2015 में लिखा था, तो जी मेरे सामने है, वो न जाने क्यों फाइल खुली भी है वाली। तो वो ये है कि हो गई गलतफहमी अंधेरे को, उसे फर्मा बरदारी चाहिए। हो गई गलतफहमी अंधेरे को, उसे फर्मा बरदारी चाहिए। वो बेखबर है बेनूर चिरागों से, जिन्हें बस एक चिंगारी चाहिए। हाँ, क्या बात है, क्या बात। तो चूंकि शेर से दारा भाई ने अपनी बात जो है वो अभी कंक्लूड नहीं की है, अभी कंक्लूड की है, और ट्विटर ने उनको नोटिस भेज दिया है, कहा है कि अपनी बात कंक्लूड कर दीजिए, वरना जो है हम आपका अकाउंट जो है कंक्लूड कर देंगे। तो जाते जाते पाकिस्तान के एक शायर है, वहां भी लड़ाई चलती रहती है इस तरह की, और जाहिर सी बात है हम ही लोग हैं, वहां भी कोई अलग लोग हैं नहीं। तो अहमद फरहाद जो है वो शायर है वहां के, और उनकी गजल है, उसके 2-4 शेर के साथ अंत कर देते हैं। अहमद फरहाद कहते हैं, लगभग यही मौजू है कि काफिर हूं, सरफिरा हूं, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूं, मुझे मार दीजिए। काफिर हूं, सरफिरा हूं, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूं, मुझे मार दीजिए। है एहतिराम हजरत इंसान मेरा दीन, बेदीन हो गया हूं, मुझे मार दीजिए। जी, मैं पूछने लगा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शेर है यहाँ पे इस मौजू में, कि मैं पूछने लगा हूं सबब अपने कत्ल का, मैं हद से बढ़ गया हूं, मुझे मार दीजिए। जी, करता हूं अहले जुब्बाओ दस्तार से सवाल, करता हूं अहले जुब्बाओ दस्तार से सवाल, गुस्ताख हो गया हूं, मुझे मार दीजिए। जी, और दारा भाई ने जो बात कही थी कि मालूम है मुझे कि बड़ा जुर्म है ये काम, हिंदू भी आगे आए, मालूम है मुझे कि बड़ा जुर्म है ये काम,
मैं ख्वाब देखता हूँ मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए, खूबसूरत मार दीजिए, मैं ख्वाब देखता हूँ मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए, मैं ठीक सोचता हूँ कोई हद मेरे लिए, मैं ठीक सोचता हूँ कोई हद मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता हूँ साफ जुल्म, क्या जुल्म कर रहा हूँ मुझे मार दीजिए। और ये बहुत जरूरी, मतलब ये गजल शायद मैं एक शेर पढ़ के छोड़ देता, पर ये सारी बातें वो है जो हमारे यहाँ हो रही है कि जिंदा रहा तो करता रहूंगा हमेशा प्यार, मैं साफ कह रहा हूं मुझे मार दीजिए। जो जख्म बांटते हैं उन्हें जीत पे है हक, मैं फूल बांटता हूं मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए। जो जख्म बांटते हैं उन्हें जीत पे है हक, मैं फूल बांटता हूं मुझे मार दीजिए। और ये शेर जो समअप करेगा क्यों लड़ना जरूरी है, क्यों दराब भाई जैसे तमाम लोगों के साथ खड़ा होना जरूरी है। फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हू का शोर, फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हू का शोर, मैं आखिरी सदा हूं मुझे मार दीजिए। तो आखिरी सदाएं जो हैं वो बची रहे और हू का शोर जो है वो ना नाचे कभी भी शहर में या मुल्क में या कहीं भी। और जो है ये फैसला कुन घड़ी है कि जो कुन है उसका भरम कैसे रखा जाए। नीरज आपको वो जो है मुर्शिद नज्म में हम लोग तेरी कुन का भरम रखने आए हैं, परवरदिगार यार हमारा ख्याल कर, यार हमारा ख्याल कर। तो इसके साथ जो है ये बातचीत इसको एंड करते हैं। दारा भाई के साथ फिर बातचीत होगी, ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं दारा फारूकी को। और ये बात जरूरी कहनी है कि अगर फॉलोअर बहुत ज्यादा होंगे तो ट्विटर की हिम्मत नहीं है कि आसानी से अकाउंट जो है सस्पेंड कर दे, तो ढेर सारी संख्या में फॉलो कर लीजिए और फिर मिलेंगे। दारा भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये बातचीत करने का, सो मच, थैंक यू सो मच, इतना कैंडिड होकर बात करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये बात इमोशनली जो है आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।